Welcome everybody to this new lecture of our paper Electrodynamics. Today we will continue our discussion over power radiated by a point charge, and one important concept of this topic is about relativistic generalization of Larmor formula. This is Larmor formula of power radiated by a point charge, and the power radiated is given by P, the power radiated, is equals to mu naught Q square A square over 6 pi c, where mu naught is a constant, Q square the value of the charge, A is the acceleration of the charge, because accelerated charge or oscillating charge produce the electromagnetic radiation by which the power is radiated, and 6 pi is a constant, c is the velocity of light. So this is the Larmor formula. Okay, and we want to generalize it, and this work is done by Lenard. Actually, this is the you can say it as Lenard generalization of Larmor formula. Okay, this topic is little bit you can say that there are some ideas, or you can say it some analogy by which we try to understand this topic, the relativistic generalization of Larmor formula. एंड रिलेटिविस्टिक जनरल, जब भी आप ये वर्ड स्टडी करते होंगे रिलेटिविस्टिक जनरलाइजेशन, तो ये वर्ड हमें बताता है कि जब भी हम किसी भी पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो स्पीड ऑफ लाइट के अप्रोक्सीमेशन में चली जाती है, तब हम रिलेटिविस्टिक जनरलाइजेशन का ये जो, या फिर हम कहें कि रिलेटिविस्टिक जैसे वर्ड को यूज करना वहाँ स्टार्ट कर देते हैं। तो वहाँ भी लिनार्ड ने कुछ ऐसा ही किया, और एक एनालॉजी हम यहाँ देखेंगे। उस एनालॉजी के थ्रू ये समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे लिनार्ड का जो जनरलाइजेशन था उस एनालॉजी के थ्रू हमें आसानी से थोड़ा सा समझ आ सकता है। जैसे हमने एक एनालॉजी इससे पहले पढ़ी थी, एक जो कचरे का ट्रक था, उस पर बहुत सारी जो मक्खियाँ थी, वो जो बाहर वाली मक्खियाँ थी वो उस पावर को, उस पावर का सिग्निफिकेंस थी जो पावर डिटैच हो रही है फ्रॉम द एक्सिलरेटिंग चार्ज, एंड दैट पावर इज कंसिडर्ड एज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और जो कुछ पावर मूव करती है अलोंग द पार्टिकल, अलोंग द एक्सिलरेटेड चार्ज पार्टिकल, वो हम उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म को कंसीडर नहीं कर सकते। तो इसी तरह की एक एनालॉजी यहाँ भी हम डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स सी दिस, द रिलेटिविस्टिक जनरलाइजेशन ऑफ लार्मोर फार्मूला। लार्मोर फार्मूला आप स्टडी कर रहे हैं पिछले लेक्चर में, तो उसी का रिलेटिविस्टिक जनरलाइजेशन लिनार्ड ने किया था। वो क्या था? द अबव इक्वेशन नंबर 7, दिस इक्वेशन होल्ड गुड अप्रोक्सीमेशन एज लॉन्ग एज v इज वेरी वेरी लेस देन c। जब तक ये अप्रोक्सीमेशन है, इस फॉर्मूले का एग्जिस्टेंस तभी तक बना है। बट इनटू द लिमिट ऑफ रिलेटिविस्टिक, for the relativistic generalization of Larmor formula, let us consider a case in which suppose someone is firing up a stream of bullets out of the window of a moving car। ये एक एनालॉजी हम पहले स्टडी करेंगे, और यहीं से फिर हम अपने आप को रिलेट करेंगे, इस फॉर्मूले को रिलेट करेंगे, इस सिचुएशन को, इस सर्कमस्टांसेस को रिलेट करेंगे। एक जो बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है, ये वाली फिगर यहाँ इस फॉर्मूले में बहुत बड़ी रोल प्ले करने वाली है। ये एक बहुत ह्यूज स्फीयर जिसके हमने रेडियस, दिस रेडियस फैक्टर कर्ली आर से रिप्रेजेंट की थी, ये फिगर यहाँ काफ़ी कुछ रोल प्ले करने वाली है। ये एक ह्यूज स्फीयर है जिसमें एक पार्टिकल ऑफ चार्ज Q एक्सेलरेटेड थ्रू एनी पाथ। तो इस पार्टिकल के द्वारा जो पावर रेडिएट होगी वो किस तरह से हम एज्यूम करेंगे, उसी के लिए ये एनालॉजी आपको समझनी है। तो ये फिगर यहाँ काफ़ी बड़ा रोल प्ले करने वाली है इस टॉपिक में। तो आपको प्रीवियस लेक्चर में इस फिगर के बारे में बताया था कि एक बहुत बड़ा ह्यूज स्फीयर हम ड्रॉ करने वाले हैं। रिटार्डेड टाइम का कॉन्सेप्ट हमने वहाँ यूज किया था, तो इस वाली फिगर को हम यूज करेंगे। लेट्स सी दैट। सो लेट अस कंसीडर अ केस इन विच सपोज समवन इज फायरिंग अप अ स्ट्रीम ऑफ बुलेट्स। इस तरह की एक सिचुएशन है कि एक कार है हमारे पास,
और वो जो कार है वो किसी वेलोसिटी से मूव कर रही है और कोई व्यक्ति है, कोई जो फायर कर रहा है उस स्ट्रीम ऑफ बुलेट्स, बहुत सारी स्ट्रीम्स ऑफ बुलेट है, उसकी कार की जो विंडो है वहां से वो फायर कर रहा है। तो वहाँ, और वो कार किस कंडीशन में, मूविंग कार है, यानी मूव कर रही है कार। तो यहाँ जो कंडीशन समझनी है हमें वो दो समझनी है, एक तो बुलेट्स मूव कर रही है टुवर्ड्स द टारगेट और दूसरा कार भी मूव कर रही है। तो यहाँ रिलेटिविस्टिक जनरलाइजेशन का केस कैसे लगेगा वो आपको समझना है। ओके, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। द अबव इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 7, होल्ड गुड अप्रोक्सीमेशन एज लॉन्ग एज v इज वेरी वेरी लेस देन c। जब तक ये कंडीशन बनी रहेगी, वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज वेरी वेरी लेस देन c, तब तक इस इक्वेशन, ये इक्वेशन होल्ड करती रहेगी। बट इनटू द लिमिट ऑफ रिलेटिविस्टिक जनरलाइजेशन or for the relativistic generalization of Larmor formula, let us consider a case in which suppose someone is firing a stream of bullets out of the window of a moving car. Let's see this. इस तरह का एक केस है, इस तरह का एक केस है जिसमें ये एक कार है, इस कार की जो वेलोसिटी है वो स्मॉल v है और इस कार की विंडो से कोई बुलेट को फायर कर रहा है किसी गन से, और ये वो टारगेट है जहां वो बुलेट्स को मार रहा है। ओके, इस तरह के एक एनालॉजी को हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, आपको सिचुएशन में फिर से बताता हूँ। ये एक कार है जो v वेलोसिटी से मूव कर रही है और इस कार की विंडो से कोई फायर कर रहा है और ये फायर इस टारगेट की तरफ मूव कर रही है विद वेलोसिटी c, स्पीड ऑफ लाइट से। बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट की एनालॉजी हम लेंगे तभी हम रिलेटिविस्टिक केस या रिलेटिविस्टिक लिमिट्स में जा पाएंगे। तो हमने मान लिया कि जो यहाँ से जो बुलेट्स फायर हो रही है वो स्पीड ऑफ लाइट से फायर हो रही है, यानी इस कार की जो वेलोसिटी है इस टारगेट की तरफ वो है स्मॉल v, और जो बुलेट की वेलोसिटी है टुवर्ड्स द टारगेट फ्रॉम द विंडो ऑफ द कार इज इक्वल्स टू c, दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट। ओके, let the rate nt at which the bullet strikes the stationary target, nt rate of target, ntt for target, n is the number, the rate nt at which the bullets strike a stationary target, this is a stationary target, is not the same as the rate ng, ng is the number of bullets or number of something, some number, and g for gun, g for gun, not the same as the rate ng at which they left the gun because motion of car। अगर ये कार स्टेशनरी होती तो जितनी स्पीड से यहाँ से बुलेट निकलती उतनी ही स्पीड से बुलेट कहाँ टारगेट पे स्ट्राइक करती, लेकिन ड्यू टू द मोशन ऑफ कार ये जो रेट है जिससे जो टारगेट पे स्ट्राइक हो रही है बुलेट्स, जिस रेट से, वो रेट सेम नहीं होगा एट द रेट बाय विच द बुलेट्स लेफ्ट द गन। और वो ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि ये कार मोशन में है। अगर ये कार स्टेशनरी होती और ये टारगेट भी स्टेशनरी होता तो फिर जिस रेट से गन से बुलेट निकलती उसी रेट से वो स्ट्राइक करती टारगेट पर, लेकिन ड्यू टू द मोशन ऑफ दिस कार जिस रेट से यहाँ से गन से बुलेट निकल रही है उस रेट से वो यहाँ स्ट्राइक नहीं करेंगे। यानी जो एंटी है रेट एट विच द बुलेट स्ट्राइक्स द टारगेट इज नॉट इक्वल टू द रेट एट विच दे लेफ्ट द गन। ओके, ये एनालॉजी है। इनफैक्ट ng is equals to होगा 1 minus v by c of nt if the car moving towards the target। हमने यहाँ एनालॉजी लगा दी रिलेटिविस्टिक जनरलाइजेशन जैसे हम करते हैं। So ng, that is the rate at which they left the gun, is equals to 1 minus v by c. V is the velocity of car and c is the velocity of bullets by which they strikes the target into the rate at which they strikes the target if the car moving towards the टारगेट। और ये कंडीशन कब है, जब कार टारगेट की तरफ मूव कर रही है। इस इक्वेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, कैसे,
Ng is same, 1 is same, minus is same, and this V can be written as r cap dot V by C. Here is the you can say it as the magnitude of V, and this is into the vector notation V, and r cap showing the direction towards the bullet strikes the target. ओके, यहाँ ये जो रेट्स हैं ये कुछ क्वांटिटी पे डिपेंड करते हैं, और किस तरह से डिपेंड करते हैं यहाँ देखिए. इफ v इक्वल्स टू 0, अगर कार की वेलोसिटी 0 हो जाए, यानी कार क्या हो जाए, स्टेशनरी हो जाए, देन ng इज इक्वल्स टू nt, यानी जिस रेट से बुलेट से गन निकलेंगी उसी रेट से वो स्ट्राइक करेंगे टुवर्ड्स द टारगेट. एंड इफ v इज इक्वल्स टू c, और अगर कार की वेलोसिटी बुलेट से, उस गन से निकलने वाली बुलेट की वेलोसिटी के बराबर हो जाए, यानी v हो जाए c के बराबर. v वेलोसिटी ऑफ कार है एंड c वेलोसिटी ऑफ गन बाय विच, सॉरी वेलोसिटी ऑफ द बुलेट्स बाय विच और एट विच दे लेफ्ट द गन. इफ v इक्वल्स टू c, अगर v c के बराबर, यानी कार की जो वेलोसिटी है वो गन से निकलने वाली बुलेट्स की वेलोसिटी के बराबर हो जाए, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ द कार इक्वल्स टू द वेलोसिटी ऑफ बुलेट्स, देन ng इक्वल्स टू हो जाएगा 0. एज v इक्वल्स टू c, देन 1 minus 1, that gives you 0, that is ng इक्वल्स टू 0. that means that the rate at which the bullets left the gun is equals to 0. ऐसा क्यों होगा? सोच के देखिए कि ये कार भी उसी वेलोसिटी से चलने शुरू कर दे जिस वेलोसिटी से गन निकल रही है, यानी गन भी जिस वेलोसिटी से गन से बुलेट्स निकल रही हैं उसी वेलोसिटी से ये कार भी मूव करना शुरू कर दे. तो जिस स्पीड से कार आगे बढ़ेगी उसी स्पीड से बुलेट भी आगे बढ़ेगी, यानी स्पीड ऑफ लाइट से ही कार चलेगी और स्पीड ऑफ लाइट से ही बुलेट ट्रेवल करेगी. तो कोई भी किसी से आगे नहीं निकल पाएगा. इसका मतलब जो ng है वो कितना हो जाएगा, 0. यानी जो रेट है एट विच द बुलेट स्ट्राइक्स द टारगेट, क्योंकि कार भी बुलेट्स के साथ साथ मूव करेगी, इस केस में कार भी बुलेट्स के साथ साथ मूव करेगी, इसलिए इस केस में जो ng है, ng को हम क्या करें, द रेट एट विच द बुलेट लेफ्ट द गन बिकम्स 0. अब इसी एनालॉजी को हम अपने कंसेप्ट में लेके आते हैं. कैसे लेके आते हैं? ये जो फॉर्मूला है, ये जो मैग्नीट्यूड के फॉर्म में वेलोसिटी लिखी थी, इसको मैंने वेलोसिटी के वेक्टर फॉर्म में रिड्यूस कर दिया. बाकी इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में कोई डिफरेंस नहीं फॉर एन आर्बिट्रेरी, किसी भी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन में. अभी तो केवल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, इस डायरेक्शन के लिए फॉर्मूला लिखा गया था, लेकिन किसी भी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन के लिए हम इस फॉर्मूले को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं. ओके, वेयर v इज द वेलोसिटी ऑफ द कार एंड c इज दैट ऑफ बुलेट्स रिलेटिव टू द ग्राउंड एंड r इज द यूनिट वेक्टर फ्रॉम द कार टू द टारगेट. अब ये तो बात हो गई किसकी, इस पर्टिकुलर एनालॉजी की. अब इस कंसेप्ट को जब हम स्टडी किए हैं, इस कंसेप्ट को हम अपने टॉपिक में कैसे लेके आते हैं, जो हम रिलेटिविस्टिक जनरलाइजेशन करना चाह रहे हैं, किसका, लार्मोर फार्मूले का. तो लार्मोर फार्मूले का रिलेटिविस्टिक जनरलाइजेशन ये होगा कि अगर जो हमारे पास एक्सीलरेटेड चार्ज है वो किससे मूव करना शुरू कर दे, स्पीड ऑफ लाइट के अप्रोक्सीमेशन में वो मूव करना शुरू कर दे, तो वहां हम किस तरह से इस एनालॉजी को फिट करेंगे. इस एनालॉजी के, इस एग्जांपल को अगर हम यहाँ लेके आए हैं तो यूज तो हमें इसका करना पड़ेगा. अब यूज इसका हम कैसे करेंगे वो हमें सीखना है. ओके, so in this case, for this case, what case is about Larmor formula, and we want to generalize it into the relativistic limit. Okay, so in this case, dw over dt is the rate at which energy passes through the sphere. यानी ये किसके एनालॉग में हुआ? In this case, dw over dt is the rate at which energy passes through the sphere of radius r. Then the rate at which energy
left the charge. In this case, dw over dt is the rate at which energy passes through the surface, ये sphere, sorry, ये एनर्जी, ये जो रेट हमने कंसीडर किया है, ये किसके बराबर है? इसके बराबर है, किसके? nt के बराबर है, एंड of radius r, and the rate at which energy left the charge is equals to or analog to ng, at which the bullets left the gun. ओके, तो जो पावर रेडिएट कर रहा है कौन? जो एक्सेलरेटेड चार्ज है इस केस में, जिसको हम स्टडी करना चाहते हैं. इन दिस केस dw over dt is the rate at which energy passes through the sphere of radius r. ये वाला स्फीयर, ये वाला स्फीयर, इस स्फीयर की हम बात कर रहे हैं. dw over dt, चूंकि ये जो चार्ज है एक्सीलरेट कर रहा है, एक्सीलरेट कर रहा है तो पावर को रेडिएट करेगा. अब पावर को रेडिएट आपको पता है एक्सीलरेटेड चार्ज दो फॉर्म में करता है. एक पावर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म होती है और दूसरी पावर वो एनर्जी होती है जो अपने साथ लेके चलता है. उस एनर्जी से हमें कोई मतलब नहीं है जो अपने साथ लेके चल रहा है, हमें केवल उस एनर्जी से मतलब है जो वो यू से दैट, जो कार्ड ऑफ एनर्जी, जिसको मैं बोल सकता हूँ कार्ड ऑफ एनर्जी है. ओके, तो जो पावर को, जो एनर्जी का वो फॉर्म जो वो डिटैच कर रहा है, अपने आप से अलग कर रहा है, वो एनर्जी क्या होगी? इस स्फीयर के सरफेस से बाहर जाएगी, और वही एनर्जी क्या होगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होगा. और दूसरी जो एनर्जी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, देन द रेट एट विच एनर्जी लेफ्ट द चार्ज. तो अब दो एनर्जी, जब ये एक्सेलरेटेड चार्ज, इस बड़ा सा एक स्फीयर है, उसकी हम एनालॉजी कर रहे हैं, तो उस रेट को हमें पता करना है जिससे ये चार्ज जब एक्सेलरेटेड है इस पाथ के अलोंग, जिस रेट से ये यहां से इस एक्सेलरेटेड चार्ज एनर्जी को रेडिएट करेगा, उस रेट में और इस रेट में क्या रिलेशन है? बाय विच द एनर्जी फॉलोड आउट थ्रू द सरफेस ऑफ दिस स्फीयर, थ्रू द सरफेस ऑफ दिस स्फीयर. इसमें हम कॉन्सिक्वेंस और रिलेशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं. ओके, so let's see this. In this case, dw over dt is the rate at which energy passes or pass through the sphere of radius r, जो स्फीयर से बाहर जा रही है. Then the rate at which energy left the charge was, कितनी थी? अब ये टाइम t पे बात हो रही है, तो एनर्जी जब कहाँ पहुंची होगी? सरफेस पे, जो जिसको हम क्या कह रहे हैं? dw over dt. ये वो रेट है जिससे वो एनर्जी कहाँ से पास हो रही है? थ्रू द सरफेस ऑफ द स्फीयर. ओके, और पास अवे थ्रू द सरफेस ऑफ द स्फीयर. ओके, ये टाइम t पे. पर क्या वो चार्ज ने भी टाइम t पर ही रेडिएट की थी? नहीं, वो कुछ टाइम पहले उसने रेडिएट की होगी. ये जो चार्ज पार्टिकल है, अगर इसने जो एनर्जी अब रेडिएट करेगा, क्या यह तुरंत एट दैट इंस्टेंट यहां पहुंच जाएगी? क्योंकि एक बहुत बड़ा स्फीयर है, तो इस एनर्जी को इस स्फीयर की बाउंड्री तक या इस स्फीयर के सरफेस तक पहुंचने के लिए कुछ समय तो लगेगा. तो ये जो टाइम टेकिंग है, ये रिटार्डेड टाइम, जो कंसेप्ट हम पढ़ के आए हैं, जो हमने कल भी स्टडी किया था, यहां भी हमने कहा है कि रिटार्डेड टाइम की फॉर्म में होगा. रिटार्डेड टाइम का जो कंसेप्ट है यहाँ इसीलिए लिखा हुआ है कि टाइम टेकिंग बाय द एनर्जी टू go through the surface or pass through the surface of the sphere is equals to t minus r by c. तो रिटार्डेड टाइम का कंसेप्ट है. कहने का मतलब ये है कि जिस समय ये चार्ज एक्सीलरेट है और ये पावर को रेडिएट कर रहा है उस समय में, और जब तक ये एनर्जी कहां तक जाएगी? एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर. उस समय में कुछ ना कुछ अंतर होगा, और वही अंतर क्या कहलाता है? रिटार्डेड टाइम कहलाता है. ओके, So in this case, dw over dt is the rate at which energy passes through the sphere of radius r. ये retarded time के बाद है. Then rate at which energy left the charge was dw over dtr. देखिए यहाँ retarded time का concept आ गया. यानी इतने समय पहले, tr समय पहले उसने वो एनर्जी पास थ्रू कर दी थी, लेकिन अभी वो पहुंची है dw by dt समय पर.
तो अभी हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड करते हैं, इस फॉर्म को, इस एनर्जी की फॉर्म को, जो इस एक्सीलरेटेड चार्ज ने पावर रेडिएट किया है उसकी फॉर्म को थोड़ा सा मॉडिफाइड करते हैं। मॉडिफाइड कुछ इस तरह से कर रहे हैं, दैट dw ओवर dtr का ये फॉर्म है। मैं इसे कुछ इस तरह से लिख रहा हूँ, दैट dw ओवर dt एंड dtr ओवर dt, सो सेकंड पावर इज कैंसिल्ड बाय फोर्थ पावर एंड दिस इज रिमेनिंग द सेम, dw ओवर dw ओवर dtr। सो या फिर आप ये कह सकते हैं, इसके दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि मैंने न्यूमिनेटर में भी dt से डिवाइड कर दिया और डिनोमिनेटर भी मैंने dt से डिवाइड कर दिया। अब देखिए, ये जो फॉर्म है dtr ओवर dt, इसका एक रिजल्ट ये है, dtr ओवर dt, यानी रिटार्डेड टाइम का अगर आप टाइम डेरिवेटिव फाइंड आउट करना चाहे तो वो कुछ इस तरह का आता है, RC ओवर वेक्टर R डॉट वेक्टर U। ये डायरेक्ट रिजल्ट हम यूज कर रहे हैं यहाँ से, और ये रिजल्ट ग्रिफिथ में ड्राइव भी किया हुआ है। रिजल्ट आप देख सकते हैं ग्रिफिथ में ड्राइव है, ओके। लेकिन चूंकि अगर हम इस रिजल्ट को यहाँ ड्राइव करने लगे तो ये टॉपिक इतना लंबा हो जाएगा, और आगे भी इसके कॉन्सिक्वेंसेज जब हम देखेंगे तो यहाँ एक रिजल्ट को हम फिर से डायरेक्ट आगे यूज करने वाले हैं। वहाँ भी बहुत लंबी एक कैलकुलेशन है, उसके बारे में तभी बात करेंगे जब वहाँ तक पहुँचेंगे। सो dw ओवर dtr की ये जो फॉर्म थी, मैंने कुछ इस तरह से इसे लिख दिया, दैट dw ओवर dt एंड dtr ओवर dt, ओके। और यहाँ से मैंने एक डायरेक्ट रिजल्ट यूज कर लिया, dtr ओवर dt, यानी जो रिटार्डेड टाइम है उसका टाइम डेरिवेटिव अगर आप कैलकुलेट करें तो वो कुछ इस तरह की फॉर्म का आता है, RC ओवर वेक्टर R डॉट वेक्टर U, वेयर दीज क्वांटिटीज हैव देयर यूजुअल मीनिंग्स, ओके। तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आई, dtr ओवर dt, RC ओवर वेक्टर R डॉट वेक्टर U। मैंने इसको यहाँ पुट किया तो मेरे पास जो dw ओवर dtr की वैल्यू आई, यानी ये वो एनर्जी है, ये वो रेट ऑफ एनर्जी, रेट ऑफ the rate at which energy is radiated by the accelerated charge is given by dw over dt, dtr over dt, and this form is vector R dot U by RC into dw over dt. The numerator is same on putting the value of denominator, dtr over dt, dtr over dt, putting RC over vector R dot vector U here. We have the instantaneous power, you can say it as instantaneous power radiated by the point charge or accelerated charge is given by vector R dot vector U over RC dw over dt. But vector R dot U over RC can be written as this. Why written as this? Because you know that vector U can be written as CR cap minus vector V. ये आपने fields of a moving point charge, वहाँ ये कंसेप्ट आपका क्लियर है, वहाँ आप इसको स्टडी करके आए हैं। तो यहाँ से अगर मैं वेक्टर U का ये वाला फॉर्म यहाँ पुट करूँ, तो अगर और फिर इसका डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करूं तो मुझे ये फॉर्म मिल जाएगी। कैसे, देखिए, मेरे पास ये फॉर्म है, दैट वेक्टर R डॉट वेक्टर U ओवर RC, ये वाली फॉर्म है मेरे पास। अब इस फॉर्म को मैं वेक्टर R को एज इट इज रखता हूँ और वेक्टर U का मैं यहाँ वैल्यू पुट करता हूँ, और वेक्टर U का वैल्यू मुझे पता है कि कितना है, CR कैप, ये वैल्यू है CR कैप माइनस वेक्टर P, तो ये वैल्यू मैं यहाँ पुट करता हूँ। तो ये वैल्यू आप जब पुट करेंगे, दैट CR कैप माइनस वेक्टर P, दिस वैल्यू ओवर RC, ओके। अब वेक्टर R इंटू direction of vector R, so gives you RC minus vector R dot vector V over RC. So RC is cancelled with RC and it gives you 1 minus vector R dot vector V over RC. So look at this result. Oh, sorry, this, and this can be written as 1 minus, what is vector R can be written as magnitude of vector R into the direction of vector R dot P over RC.
So r is cancelled again, and we are left with 1 minus unit vector r vector b over c. This, and this equals to the result vector r dot vector u over s. This question. So look at here. Vector r dot vector u into r over rc minus can be written as 1 minus vector unit vector r minus unit vector r dot vector b over c, as the vector u has this value, as the vector u has this value. Okay, so this. Now, which is the ratio of Ng by Nt, जो हम एनालॉजी हम यूज कर रहे हैं, एंड इट इज प्योरली ज्योमेट्रिकल इफेक्ट. ओके, जो एनालॉजी हम यहाँ यूज कर रहे हैं ये उसका वैल्यू है. ओके, द पावर रेडिएटेड बाय द पार्टिकल इनटू अ पैच. अब ये पावर रेडिएटेड बाय द पार्टिकल है, लेकिन अभी हम इसको जर्नलाइज करना चाह रहे हैं. द पावर रेडिएटेड बाय द पार्टिकल into a patch of area this r square sin theta d phi is equals to r square d omega. This can be written as d omega on the sphere is therefore given by. तो यहाँ आपने कोई पैच एरिया कंसीडर कर लिया, यहाँ एक छोटा सा कोई एरिया कंसीडर कर लिया जो ह्यूज स्फीयर है, इसकी सरफेस पे कोई एक छोटा सा एरिया है जिसको आपने कंसीडर कर लिया है, एक छोटा सा पैच एरिया है. आप इसको ऐसे कंसीडर कर सकते हैं. इसके सरफेस पे ये कोई एरिया है जिसको हमने नाम दिया है आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई, और कैन बी रिटन एज आर स्क्वायर टी ओमेगा. इस एरिया से, इस छोटे से पैच एरिया से जितनी पावर रेडिएटेड होगी वो कितनी होगी, और फिर इस पूरे स्फीयर से जितनी पावर रेडिएटेड होगी उसको क्या करेंगे हम, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे. तो हमें इस पूरे स्फीयर से जो पावर रेडिएशन का फैक्टर है वो मिल जाएगा. सो लेट्स सी दिस. सो द पावर रेडिएटेड बाय द पार्टिकल इनटू अ पैच ऑफ एरिया आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर डी ओमेगा ऑन द स्फीयर इज देयरफॉर गिवन बाय dp over d omega, this r dot u over rc, this factor is coming from here, and dw over dt, the value of dw over dt, that is the power radiated by the point charge at some time later, or you can say that the power followed out through the surface of the sphere is given by this, the pointing vector. The energy per unit time per unit area followed out through any closed surface is given by 1 by mu naught c e square rad and r square. So let us look here, 1 over mu naught c u square rad and r square. R square is coming from here, and d omega is into the denominator of t. Okay, this is equation number 8. Now dp by d omega, dp by d omega is equals to q square over 16 pi square epsilon naught r cap cross u cross a over r cap dot u to the power 5. This is equation number 9. How this equation is comes from the equation number 8. अब आप क्या करेंगे, अब ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 8 है, इसमें हमें r डॉट यू ओवर आर सी इस फैक्टर से मिला है, इस फैक्टर से 1 ओवर म्यू नॉट सी हमारे पास पहले से ही है. ये हमें इक्वेशन नंबर 5th ऑफ द लास्ट टॉपिक बताती है. और ई स्क्वायर रेड का जो वैल्यू है, यानी ई रेड की जो वैल्यू है, ये मुझे देती है इक्वेशन नंबर 4th ऑफ द लास्ट टॉपिक. ई रेड इज इक्वल्स टू क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r over r dot u to the power whole cube, r वेक्टर r क्रॉस वेक्टर u क्रॉस वेक्टर a. दिस इक्वेशन नंबर 4. तो मैं क्या कर रहा हूँ, ई स्क्वायर रेड से ई रेड की ये वैल्यू जो मुझे इक्वेशन नंबर 4 देता है, मैं पहले यहाँ पुट करता हूँ और फिर यहाँ से एफ रेड की वैल्यू को मैं यहाँ पुट करता हूँ.
तो ये देखिए कैसे करेंगे। अब मेरे पास जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह का है कि dp by d omega is equals to vector r dot vector u over rc into 1 over mu naught c e square rad into r square। क्योंकि ई स्क्वायर रेड का की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी, और ये जो यूनिट वेक्टर है इसका डॉट प्रोडक्ट होगा, इसलिए यहाँ से ये एलिमिनेट हो जाएगा। सो ये मेरे पास वैल्यू है। अब इसको मैं पुट करता हूँ तो ई रेड की मुझे वैल्यू पता होनी चाहिए, जबकि ई रेड की मुझे वैल्यू पता है। ये है मेरे पास क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ओवर वेक्टर आर डॉट यू टू द पावर होल क्यूब इंटू वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर यू क्रॉस वेक्टर ए। ये अब मुझे क्या करना है, dp ओवर डी ओमेगा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्यों? क्योंकि मुझे इस पैच एरिया से, जो छोटा सा पैच एरिया है मेरे पास, उससे निकलने वाली रेडिएशन होने वाली पावर को, इस पावर को मुझे कैलकुलेट करना है। तो इस पावर को कैलकुलेट करने के लिए मुझे इस इक्वेशन को सोल्व करना पड़ेगा, और इस इक्वेशन में जो फैक्टर्स हैं उनको देखना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन में ई रेड की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। तो सो dp बाई डी ओमेगा की जो वैल्यू आएगी हमारे पास, वो आएगी, ये फैक्टर जो का तो रहेगा, यानी वेक्टर r डॉट वेक्टर u ओवर आर सी इज एज इट इज 1 over mu naught c is as it is, and the value of E rad, the value of E rad is this. So square of this term, so square of this term is square of this, yani q square over 16 pi square epsilon naught square and r square over r dot u to the power 3 है, तो स्क्वायर होगा तो 6, एंड वेक्टर r क्रॉस वेक्टर u क्रॉस वेक्टर a एंड टू द पावर स्क्वायर। तो कुछ इस तरह से मुझे वैल्यू मिल गई किसकी, dp बाई डी ओमेगा की। अब इस इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। मेरे पास वैल्यू है dp बाई डी ओमेगा की, ये है वेक्टर r डॉट वेक्टर u ओवर आर सी into 1 over mu naught c, and the value of E rad, that is equals to q square over 16 pi square epsilon naught square r square over r dot u to the power 6 and r cross u cross a होल स्क्वायर। इस तरह की फॉर्म मेरे पास है। ओके, अब देखिए, r डॉट यू की एक पावर यहाँ है और r डॉट यू की 6 पावर यहाँ है, तो इससे एक पावर ये कैंसिल हो गई। ओके, अब r की एक पावर यहाँ है और r की 2 पावर, और यहाँ एक मल्टीप्लाई r स्क्वायर की भी है, यहाँ एक मल्टीप्लाई, यहाँ देखिए इस फॉर्मूले में एक मल्टीप्लाई r स्क्वायर की भी है ये। तो ई स्क्वायर रेड की वैल्यू जो स्क्वायर हमने किया है उसके बाद एक मल्टीप्लाई आर स्क्वायर की भी है, तो यहाँ मुझे उस मल्टीप्लाई को भी याद रखना पड़ेगा। तो मैं, चूंकि मेरे पास यहाँ जगह नहीं है, तो मैं उसको यहाँ लिख देता हूँ ऊपर की तरफ आर स्क्वायर, ये यहाँ है, यहाँ आना चाहिए था। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, ये कैंसिल हो गए, तो जो मुझे रेस्ट ऑफ द टर्म मिले हैं उसको मैं लिख लेता हूँ, दैट इज क्यू स्क्वायर, न्यूमरेटर की टर्म को पहले लिख लेते हैं, क्यू स्क्वायर एंड आर क्यूब over mu naught c square 16 pi square epsilon naught square and r dot u to the power 5 and r cross u cross a to the whole square। ये वाला इक्वेशन बचा मेरे पास। अब देखिए मैं कर क्या रहा हूँ कि यहाँ से
कहाँ से, यहाँ से, क्यू स्क्वायर आर क्यूब ओवर 16 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर म्यू नॉट सी स्क्वायर। यहाँ से ये जो वेक्टर आर है यहाँ भी और यहाँ भी, वेक्टर आर को मैं क्या लिख सकता हूँ, वेक्टर आर को हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर इंटू डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर। तो एक्चुअली जो आर डॉट यू टू द पावर 5 है, आर डॉट यू टू द पावर 5, ये मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ कि आर इंटू आर कैप डॉट यू टू द पावर 5, चूंकि आर मैग्नीट्यूड है, कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो स्क्वायर से इसकी पावर बाहर आ जाएगी, तो यहाँ से मुझे मिलेगा आर टू द पावर 5 इंटू आर कैप डॉट यू टू द पावर 5। ये हो गया। अब ऊपर भी मैं कुछ ऐसा ही करने वाला, ये जो आर है यहाँ, इसका जो स्क्वायर हो रहा है, इस आर की वैल्यू को भी मैं कैसे लिखूंगा, आर मैग्नीट्यूड ऑफ आर इंटू यूनिट वेक्टर ऑफ आर। तो यहां से मेरे पास चूंकि स्क्वायर की पावर है तो एक आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो एक्चुअली मेरे पास यहां से आएगा एक आर स्क्वायर बाहर और नीचे से आएंगे मेरे पास आर टू द पावर 5 बाहर। अब ये एक्सप्रेशन कैसे बन जाएगा, एक्सप्रेशन हो जाएगा आर यूनिट वेक्टर क्रॉस यू क्रॉस ए टू द होल स्क्वायर ओवर, ये वाला एक्सप्रेशन कैसे बन जाएगा, आर यूनिट वेक्टर डॉट यू टू द पावर 5। अब देखिए आर क्यूब एंड आर स्क्वायर, आर टू द पावर 5 ओवर आर टू द पावर 5, सो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ओके, एक रिलेशन मैं पढ़ता हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जब हम स्टडी करते हैं, दैट स्पीड ऑफ लाइट से वो ट्रेवल करती हैं इनटू द फ्री स्पेस, और वो जो रिलेशन है वो कुछ इस तरह का है, दैट सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 ओवर म्यू नोट एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। और चूंकि यहाँ जो सी स्क्वायर मेरे पास है ये डिनोमिनेटर में है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि इसी रिलेशन को मैं लिख सकता हूँ 1 ओवर सी स्क्वायर इक्वल्स टू म्यू नोट एप्सिलॉन नॉट, ऐसा लिख सकते हैं म्यू नोट। तो ये वाला इक्वेशन, ये वाला जो एक्सप्रेशन है, ये मेरे पास कैसे बनेगा, आप देखिए क्यू स्क्वायर रह गया मेरे पास न्यूमिनेटर में, अभी कांस्टेंट क्वांटिटीज की बात कर रहे हैं, ओवर 16 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर म्यू नॉट, और 1 ओवर सी स्क्वायर की मैं यहाँ वैल्यू पुट कर दी, तो 1 ओवर सी स्क्वायर की यहाँ वैल्यू है क्या, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, एंड हियर इज आर यूनिट वेक्टर क्रॉस यू वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर टू द पावर होल स्क्वायर ओवर आर यूनिट वेक्टर डॉट यू वेक्टर टू द पावर 5। ये हो गया। अब देखिए एक म्यू नोट से एक म्यू नोट कैंसिल हो गया और एप्सिलॉन नोट से एक पावर एप्सिलॉन नोट की कैंसिल होगी, तो मेरे पास जो एक्सप्रेशन अभी बचा है वो बचा है क्या, क्यू स्क्वायर ओवर 16 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नोट इनटू आर यूनिट वेक्टर क्रॉस वेक्टर यू क्रॉस वेक्टर ए टू द पावर होल स्क्वायर ओवर आर यूनिट वेक्टर dot u to the power 5, this, and this is equals to dp over d omega. This is the final expression, okay, by these all substitution. तो देखिए मेरे पास ये एक्सप्रेशन था, मेरे पास ये वाला एक्सप्रेशन था, that dp over d omega vector r dot u over rc, this factor is coming from the above डिस्कशन 1 ओवर म्यू नॉट सी ई स्क्वायर रेड इंटू आर स्क्वायर। अब इसमें मैंने ई स्क्वायर रेड की जब वैल्यू पुट की तो मेरे पास जो फाइनल एक्सप्रेशन निकल के आया वो कुछ इस तरह का था, दैट डी पी ओवर डी ओमेगा इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर ओवर 16 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर यूनिट वेक्टर क्रॉस यू क्रॉस ए होल स्क्वायर आर यूनिट वेक्टर डॉट वेक्टर यू टू द पावर 5, एंड लुक एट दिस रिलेशन. Look at this relation, this. Now match these two results. Q square over 16 pi square epsilon naught, Q square over 16 pi square epsilon naught,
R unit vector cross vector u cross vector a, R unit vector R u cross vector a to the whole square, and R unit vector dot u to the power 5, R unit vector dot u to the power 5. Same relation. Say this is equation number 9. Okay, now let's see forward this. So this is equation number 9. By putting the value of E rad, that is equals to q over 4 pi epsilon naught r over vector r dot u to the power whole cube वेक्टर r क्रॉस वेक्टर u क्रॉस वेक्टर a, इस वैल्यू को पुट कीजिए और ये इक्वेशन नंबर 9 मुझे मिल जाएगी। वेयर डी ओमेगा इज इक्वल्स टू साइन थीटा डी थीटा डी फाई, क्योंकि ये वैल्यू आपको पता है ये इनफ्रीजिबल वॉल्यूम एलिमेंट आप इसे कह सकते हैं, सरफेस एलिमेंट आप इसे कह सकते हैं। सो दिस इज द सॉलिड एंगल into which this power is radiated, integrating over theta and phi to get the total power. This P is equals to mu naught q square gamma to the power 6 pi c into a square minus v vector v cross vector a over c to the power whole square. This is equation number 10, where gamma equals to 1 over under root 1 minus v square over c square. Okay. So this is the final expression of power radiated. अब यहाँ से इक्वेशन नंबर 9 से इक्वेशन नंबर 10 पे हम कैसे आए? इक्वेशन नंबर 9 से इक्वेशन नंबर 10 पे आने के लिए हमें इस फैक्टर को सॉल्व करना पड़ेगा। और ग्रिफिथ इस बारे में लिखते हैं कि दिस इज नॉट अ पिकनिक। आप ग्रिफिथ की बुक देखिए, उन्होंने लिखा है कि फॉर द कैलकुलेशन और टू द कैलकुलेशन ऑफ टोटल पावर रेडिएटेड इज नॉट अ पिकनिक, इज नॉट अ पिकनिक। और मैंने जब ये सॉल्व किया तो अप्रोक्सीमेटली अबाउट 10 पेजेस की कैलकुलेशन है, यहाँ से यहाँ आने के लिए अप्रोक्सीमेटली 10 पेजेस की कैलकुलेशन है। और उसके बाद भी केवल मुझे ये जो ये वाला जो फैक्टर है v वेक्टर v क्रॉस वेक्टर a ओवर c टू द पावर होल स्क्वायर, ये फॉर्म मिली है, ये एग्जैक्ट फॉर्म अब भी नहीं मिल पाई है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यहाँ से इक्वेशन नंबर 9 से इक्वेशन नंबर 10 को पे आने के लिए इस स्टेप को आप रिमेम्बरिंग स्टेप की तरह याद रख सकते हैं। यही आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि 10 पेज की कैलकुलेशन आप एग्जाम्स में नहीं कर पाएंगे। हाँ, फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन या मैथमेटिक्स में आप कितने अच्छे हैं उसको देखने के लिए आप ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। अपने घर पे ट्राई कीजिए कैसे हम यहाँ से यहाँ तक पहुँच सकते हैं, इसको आप कर सकते हैं। ओवर इंटीग्रेट कीजिए ओवर थीटा एंड 5 की लिमिट्स आपको पता है, थीटा इज वेरी फ्रॉम 0 to पाई एंड 5 इज गो फॉर 0 to 2 पाई, और फिर पूरे के पूरे को इसको इंटीग्रेशन कीजिए और इस तरह का एक्सप्रेशन आप प्राप्त कर सकते हैं। पर फॉर द सेक ऑफ एग्जामिनेशन ये अच्छा नहीं रहेगा। ओके, सो दिस इज द लिनार्ड जनरलाइजेशन ऑफ लार्मोर फॉर्मूला टू विच इट रिड्यूस व्हेन v इज वेरी वेरी ग्रेटर देन c। ओके, आप इसमें अप्रोक्सीमेशन लगाइए, v इज वेरी वेरी ग्रेटर देन c। तो ये वाला जो फॉर्मूला था हमारा, ये इक्वेशन नंबर 7 द लार्मोर फॉर्मूला, ये फॉर्मूला उसी में रिड्यूस हो जाता है, वापस वहीं रिड्यूस हो सकता है। ओके, सो दिस इज द लिनार्ड जनरलाइजेशन ऑफ लार्मोर फॉर्मूला टू विच इट रिड्यूस व्हेन द अप्रोक्सीमेशन इज v इज वेरी वेरी लेस देन c। द फैक्टर गामा टू द पावर 6 मीन्स that the radiated power increases enormously as the particle velocity approaches to the speed of light। जैसे जैसे स्पीड ऑफ लाइट को पार्टिकल की वेलोसिटी जाएगी, वैसे ही जो रेडिएटेड पावर है पार्टिकल की वो भी बढ़ेगी। गामा टू द पावर 6 है एज द इन द लिमिट्स ऑफ रिलेटिविटी। ओके, तो दिस इज द लिनार्ड जनरलाइजेशन ऑफ लार्मोर फॉर्मूला एंड this is approximately the end of the 3rd unit of our syllabus. 2 short topics, Bremner-Storley radiation and Kirnikov radiation is left there, and we are on approximately on 75% of syllabus of included in your book. So
After this, only two very short topics, Bremsstrahl's radiation and Kirnikov radiation is left there. And this is all about for today, and meet you into the next one. Till then, thank you.